मित्रों, जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल के स्वरूप को समझ रहे थे कि उसके अंतर्गत आने वाली क्या संरचनात्मक विषयवार तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया था और बताया था कि जो भौतिक भूगोल है, ठीक है, उसमें जो मैपिंग का हम अध्ययन करते हैं, मैपिंग का अध्ययन करते हैं, चाहे उसकी एक बाउंड्री हो या आप उससे संबंधित जो भी उसके अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक आधार पे जो भौतिक एक्टिविटीज़ है वहाँ पे जो हुई है उसके संदर्भ में घटनाक्रम स्थलों को विषय में समझने का प्रयास कर रहे थे। तो इसके विशेष को जानते हुए मैंने आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कराए हैं, उसमें भौतिक स्वरूप को बताया था। तो वो एक ओवरव्यू से संबंधित लेक्चर थे, ओवरव्यू से संबंधित थे। नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि स्थल आकृतियों के अंतर्गत जो भी पाई जाने वाली कोई भी इस प्रकार की स्थल आकृतियाँ हैं या उसमें किसी भी प्रकार का बलन है या उसमें होने वाली जो भी नियमित घटनाएं हैं उनको संदर्भ में डिटेल से समझाए थे कि वो मैपिंग के आधार पर किस किस जगह पे स्थित है। ओके, तो लोकेशन आपको मैंने बताए थे ऑलरेडी कि भौतिक भूगोल में जो ऊपर की लोकेशन थी आपने देखा था इंडियन ज्योग्राफी में। तो आपने देखा था कि ऊपर वाला सबसे ऊपर का जो एक ट्रांस हिमालय है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाले काराकोरम श्रेणी भी उसी में आ जाती है, लद्दाख श्रेणी भी उसी में आ जाती है और जास्कर श्रेणी भी उसी में आ जाती है। तो ये 3 श्रेणियाँ थी जो क्रेटियस युग में बनी थी, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही उनको हम शामिल कर लेते हैं। और ये देखा जाए तो ये किससे बनी थी? ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन के प्लेट से मिलने से बनी थी। ओके, इंडियन प्लेट और यूरेशियन के प्लेट जब आपस में इनके जब मिली तो इनके बीच में बलन होना प्रारंभ कर दिया और एक प्रकार से देखा जाए तो थोड़ा फोल्डिंग हुई है। तो यही फोल्डिंग ही देखा जाए तो ट्रांस हिमालय का एक स्वरूप धारण कर ली है और उसमें अंतर्गत आने वाली काराकोरम है, लद्दाख है और आपकी जास्कर श्रेणी है। तो इन श्रेणियों के विषय में आपको पता होना चाहिए, राइट। इसी के साथ साथ मैंने इसके नीचे मैंने आपको बताया था कि कौन सा हिमालय आ जाता है, तो वो आ जाता है हमारा ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय के विषय में भी हमने आपको बताए थे औपचारिक रूप से। फिर इसके नीचे आपका आता है मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय के विषय में बताए थे। मध्य हिमालय के नीचे आपकी आ जाती है शिवालिक श्रेणी, तो उसके विषय में बताए थे। आप दक्षिण भारत में आ जाइए, तो दक्षिण भारत में आपको मैंने बताया था इधर साइड में सतपुड़ा पर्वत है, तो उसमें आने वाली जो भी श्रेणियाँ थीं, चाहे उसमें आप मैकाल ले लो, महादेव श्रेणी ले लो, कैमूर श्रेणी ले लो, ये हमने आपको सब डिटेल से उसमें समझाए थे। तो सतपुड़ा पर्वत की मैंने आपको बात की थी ना, तो उसमें अंतर्गत जैसे राजपीपला है, फिर इसके बाद महादेव पहाड़ी है, मैकाल है, फिर आप लास्ट में देखोगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो छोटा नागपुर का पठार है, उसके बाद उसके लास्ट में राजमहल की पहाड़ी है, उसके विषय में भी मैंने कंप्लीट बताया था। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में भी बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें मैंने आपको बताए थे कि सतमाला है, इसके बाद बालाघाट है, अजंता की है। ओके, तो ये पहाड़ियों के विषय में बताए थे। हरिश्चंद्र की पहाड़ी है। और आप और नीचे आओगे दक्षिण भारत में, बिल्कुल नीचे आओगे तो आप देखने को मिलेंगे आपको कि ऊपर देखो, पूर्वोत्तर से अगर आप पहले देखो तो पूर्वोत्तर में आप देखोगे तो पूर्वोत्तर में जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है तो महेंद्रगिरी है, तो वो पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। इसके नीचे अगर आप आओगे तो आंध्र प्रदेश में आपको नल्ला मलाई मिल जाएगा, नन्ना मलाई पहाड़ी है। आप और नीचे आओगे तो आपको पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी यानी कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को मिलाने वाली एक श्रेणी है, उसका नाम है नीलगिरी। तो नीलगिरी के विषय में बताए थे। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेटा है, ठीक, उसके विषय में आपको पता होना चाहिए। जबकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी है, उड़ीसा में स्थित है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो आपकी मिल जाएगी कालसूबाई। और जबकि दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाती है तो वो आपको अन्नामलाई मिलेगी, अनाईमुडी, जो नीलगिरी से नीचे लगा लगा आपकी एक पहाड़ी श्रेणी है, ठीक है, वो अन्नामलाई है। तो अन्नामलाई में ही एक चोटी है अनाईमुडी, राइट, उसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। फिर उसके नीचे अगर आप और जाओगे तो वो आपको फिर पालनी घाटी मिल जाएगी। पालनी घाटी के बाद आप फिर से और नीचे अगर आप जाओगे तो वो आपको कार्डेमम श्रेणी मिल जाएगी, जो इलायची के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इनको भौतिक भूगोल में समझा था। इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी मैंने आपको बताया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आप जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपको मिस्की की पहाड़ी मिल जाएगी, या उसको मिस्वी भी बोलते हैं। इसके और थोड़ा आप आगे साइड जाओगे
पश्चिम साइड में तो आपको डफला की मिल जाएगी। इसके बाद नीचे आओगे अगर नागालैंड में तो नागालैंड नागा पहाड़ी मिल जाएगी। नागा पहाड़ी सॉरी उसमें ऊपर आप देखोगे तो उसमें जो पटकोई बूम है वो भी आपको मिल जाएगा, पहाड़ी वो भी है। उसके नीचे आपको नागा पहाड़ी मिलेगी, फिर और नीचे आओगे तो मिजोरम पहाड़ी मिलेगी। इसके बाद असम क्षेत्र में आपको मिकिर पहाड़ी मिल जाएंगी, लुसाई हिल्स मिल जाएगी। मेघालय क्षेत्र में आप देखोगे तो गारो खासी जयंतियाँ हैं, ये लगातार 3 पहाड़ियाँ हैं, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आपने भौतिक स्वरूप को थोड़ा थोड़ा हमने ओवरव्यू में समझा दिया। अब थोड़ा इसको हम डिटेल से समझाने का प्रयास करते हैं। तो डिटेल से समझना है तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि ये जो पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं तो इनकी स्वरूप है तो भौतिक स्वरूप, या हम कह सकते हैं प्राकृतिक आधार पर, प्राकृतिक आधार पर हम भारत को कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो पहले इसको चीज़ को समझ लो, प्राकृतिक आधार को हम भारत को कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो, इसे पहला विभाजित करते हैं, यानी कि भारत एक प्रकार की क्या है, एक स्थल आकृति है, स्थल आकृति है। तो स्थल आकृति का मतलब आप समझते हो, स्थल एक विशेष प्रकार से देखा जाए ऐसा एक आकृति नुमा क्षेत्र होता है, राइट। स्थल आकृति महाद्वीप के अंतर्गत ही आने वाली इस प्रकार की आकृति होती है जो कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र विशेष जल से घिरी हुई हो, साथ ही साथ उसमें होने वाली जो विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप या भौतिक स्वरूप की क्रियाकलाप एक्टिविटीज थोड़ी भिन्न भिन्न विशेषताओं में देखने को मिलती है, वो एक स्थल आकृति है, राइट। लेकिन उसमें होने वाली गुणवत्ता है या उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया हैं वो समान हो, कोई बात नहीं है, कोई अलग कोई कोई ऐसी अलग बात नहीं होती है। जबकि आप देखोगे स्थल आकृति में जो भी आप देखोगे पर्वत पठार हैं स्थल आकृति मिल जाते हैं, लेकिन विशेष इंपॉर्टेंट आपको ये माइंड में सेट करना है कि स्थल आकृति एक प्रकार की वही आकृति है जो कहीं ना कहीं उसको जल से घिरा होनी चाहिए, साथ ही वो महाद्वीप का एक हिस्सा होना चाहिए, और उसमें होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं, घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, वो पर्वत पठार नदियां हैं, वो सब कुछ देखने को मिल जाती हैं। वो एक स्थल की आकृति है, राइट, स्थल की आकृति है। तो आप जानते हो स्थल है और स्थल में किसी प्रकार की आकृति बनी है तो वही एक स्थल आकृति है। लेकिन उसमें होने वाली जो भी प्राकृतिक घटनाएं हैं या उसमें मौजूद जो भी विशेषता हैं उसकी, राइट, तो वो आप स्थल आकृति के अंतर्गत ही निहित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप स्थल आकृति के संदर्भ में समझ सकते हैं। तो भारत एक स्थल आकृति है, राइट। तो भारत भी एक क्या है, महाद्वीप का एक हिस्सा है और वो भी जल से घिरा है, तो एक स्थल आकृति नुमा है। तो इस प्रकार से समझ सकते हो। अब बात ये आती है कि स्थल आकृति या भारत को हम प्राकृतिक आधार पर कितने भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। क्योंकि भारत में आप देखोगे तो मैदान भी पाए जाते हैं, पर्वत भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, नदियाँ भी पाई जाती हैं, द्वीप समूह भी पाए जाते हैं, इसकी एक अपनी स्वयं की बाउंड्री रेखा है, राइट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट भी पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग आप देखोगे अलग अलग भागों में इसे तोड़कर समझा जाता है। तो यही भाग जो हैं इसके प्राकृतिक आधार पर स्थल आकृति को महत्व देते हैं या स्थल आकृतिक विशेषता प्रदान करते हैं, राइट। तो आप एक चीज़ है माइंड में सेट करो कि पहला आता है प्राकृतिक आधार पे। तो आप जानते हो जो उत्तर भारत की क्या है, विशाल पर्वतमाला। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। तो उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला को समझ लो। इसके बाद दूसरे नंबर पे इसको विभाजित करते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, राइट। तीसरे नंबर पे इसी को समझते हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें आप जानते हो पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, इसके विषय में पढ़ते हैं। इसके बाद पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को भी समझते हैं, राइट। पांचवें पे अगर आप देखोगे तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान को भी इसमें शामिल करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान वाह पूर्वी या और कर लो, और पूर्वी तटीय मैदान, इनको भी इसमें शामिल करते हैं। छठवें नंबर पर अगर आप देखोगे तो भारत के द्वीप समूह, भारत के
द्वीप समूह भी इसी में शामिल कर लेते हैं। भारत के द्वीप समूह को भी समझेंगे। 7वें नंबर पर आप देखोगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र भी इसी में आ जाता है। तो आप देखोगे जो थार पार का मरुस्थल है, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से हम इस भारत को संपूर्ण अलग अलग भागों में विभाजित करके तोड़ करके उसको समझते हैं। तो कहीं कहीं बुकों में इसको 5 भी लिखा रहता है, तो कहीं कहीं 7 भी है। अगर मुख्य रूप से अगर इसे पढ़ा जाता है तो ये 5 तक पढ़ा जाता है, यानी कि भारत को 5 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। लेकिन आप और डीपली पढ़ना चाहते हो, अध्ययन करना चाहते हो, बेहतरीन नॉलेज जानना चाहते हो, तो फिर उसको 7 भागों में विभाजित करके पढ़ो, बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। वैसे बुक्स में 5 भागों में दिया जाता है। अगर आप 7 भागों में तोड़कर समझते हो, राइट, तो आपके अंदर एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस आएगा उस चीज़ को समझने में और उसमें काफ़ी अध्ययन करने में, उसमें नॉलेज लेने में, राइट। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि उत्तर भारत की विशाल माला पर्वतमाला, उसके विषय में समझते हैं। फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान क्या है, उसके विषय में समझते हैं। भारत का प्रायद्वीप पठार क्या है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के विषय में पढ़ेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान पढ़ेंगे। भारत के द्वीप समूह, मरुस्थलीय क्षेत्र, इनसे पढ़ते हैं। वैसे नदियाँ भी अगर आप लोगे तो नदियाँ भी हम शामिल कर लेते हैं, लेकिन नदियाँ आप अगर देखोगे तो ये भी प्राकृतिक आधार पे ही समझी जाती हैं, राइट। नदियाँ जो हैं प्राकृतिक आधार पे ही समझते हैं, लेकिन उनको इसमें शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, तो उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला को अगर आप देखोगे तो ये हमारे उत्तर पूर्व में एक विस्तृत श्रृंखला में फैली हुई है, राइट। तो पहला उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, अब हम इसको डिटेल से समझेंगे। उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला जो है समझते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ये हमारा क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझो। अब बात ये आती है कि जैसे उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला है, तो उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला में सबसे पहले आप देखोगे किसका निर्माण हुआ था, तो ट्रांस हिमालय का हुआ था। और ट्रांस हिमालय आप अगर देखोगे तो ये किससे बना था, ये बना था आपका यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट प्लस इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट से मिलकर बना है। और ये आप देखोगे तो दोनों प्लेट कौन सी है, महाद्वीपीय प्लेटें हैं। और महाद्वीपीय प्लेटें जब आप पता होना चाहिए कि जब एक समान आकार की महाद्वीपीय प्लेटें मिलती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें अंतर देखने को मिलेगा। बिल्कुल एक एक मतलब कि न्यूट्रल तरीके की नहीं होती हैं, कि एक बिल्कुल सरफेस मतलब एक समान नहीं होता है। फिर भी आप देखोगे इसमें कहीं ना कहीं इसकी जो भी उसका घनत्व है उसमें कम या ज़्यादा देखने को मिलता है प्रत्येक प्लेट में। तो अब मान लेते हैं कि ये प्लेट है, तो आप जानते हो कि जब इन आपस में टकराएगी तो ये निश्चित रूप से इसे नीचे घुसेगी। तो यहाँ से आप देखोगे ये वाला तोड़ के इस प्रकार से आकृति बनाएगा, राइट। ये इस प्रकार से आकृति बनाएगा। तो यही आकृति आप देखोगे तो यूरेशियल प्लेट है, आपकी इंडियन प्लेट है, इन दोनों से मिलकर बनी है, उसका नाम है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में आप देखोगे कि इसकी उत्पत्ति के आधार पे हम समझ रहे हैं। तो पहले हम उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसको अब समझते हैं उत्पत्ति के आधार पर, कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। उत्पत्ति के आधार पर आप समझ लो कि मैंने आपको बताया कि जैसे ये हमारी पृथ्वी थी, तो पृथ्वी में आप जानते हो कि जब ऊपर वाला एक हिस्सा था, एक नीचे वाला एक हिस्सा था, तो ये आपका था लॉरेशिया या अंगारा लैंड, और ये आपका था गोंडवाना लैंड। और निरंतर इसमें जब क्या होता रहा, विभाजन होता रहा, ठीक है। इस पर ज्वारी बल है या पृथ्वी सूर्य सॉरी या गुरुत्वाकर्षण बल, या हम कह सकते हैं सूर्य का बल है, जब इस पर निरंतर लगता रहा, ठीक है। पृथ्वी और उसकी घूर्णन बल है, ठीक है। ये आपका जब इस पर बल लगता रहा तो इसमें निरंतर क्या होता रहा, तनाव होता गया, टूटते गए। तो आपको पता होना चाहिए कि यही आप देखोगे इधर इधर इस प्रकार से टूट गया, तो ये वाला जो क्षेत्र है इस साइड आ गया, ये वाला इस साइड आ गया, राइट। और ये कुछ भाग इधर चला गया, इसका ही भाग इधर चला गया। तो ये जो हिस्सा भारत है ना, ये किसका हिस्सा है, तो ये हिस्सा आपको देखने को मिलेगा गोंडवाना लैंड का है। और यही आप देखोगे
तो 16 सेंटीमीटर पर ईयर, 16 सेंटीमीटर पर ईयर से उत्तर की ओर खिसकता गया। तो नीचे वाला जो आप भाग देखोगे ये वाला, तो ये वाला अगर आपको भाग देखोगे, ये प्रायद्वीपीय भाग है, राइट, ये प्रायद्वीपीय भाग है, तो ये आपका मुख्य भारत माना जाता है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये वाला अगर आप हिस्सा देखोगे तो ये एक्चुअली में जो बना है, ये बना है, ये नीचे से 33 सागर से मिलकर बना है, समझ रहे हो, ये 33 सागर से बना है, पूरा जो नीचे का आपको देखने को मिलेगा ये आपको 33 सागर से बना है। जबकि आप देखोगे यहाँ पर आपको यूरेशियन प्लेट मिलेगी, यूरेशिया, एशिया और यूरोप की प्लेट मिलेगी। तो यूरेशिया प्लेट से जब ये इंडियन प्लेट या नीचे की टकरानी, तब ये वाला हिस्सा बन गया है ऊपर का, राइट। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 33 सागर। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ये आपका भाग जाता है, ये भाग जाता है भूमध्य रेखा वाला, तो यहाँ पर क्या था, पहले 33 सागर था, और यही 33 सागर में आप देखोगे निरंतर क्या होगा, अगर बलन में कमी होती गई निरंतर, ये आ, देखोगे ये प्लेट और ये प्लेट जब आपस में टकराती गई, तो आप देखोगे तो ये जो सागर था, 33 सागर था, यहाँ पर क्या बन गया आपका 33 सागर वैसे बहुत बड़ा था, वही 33 सागर कुछ भाग में भूमध्य सागर कहलाता है, जबकि अपने में इधर देखोगे तो 33 सागर की जगह अब हिमालय पर्वत बना हुआ है, ठीक है। तो कुछ जो इसका अवशेष बचा है वो भूमध्य सागर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उस समय वो 33 सागर ही था। और वर्तमान में भारत में भी वो 33 सागर रहा था, लेकिन निरंतर क्या होता रहा, प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं, साथ ही साथ प्लेटों का मूवमेंट होता रहा, तो यही प्लेटें हैं आपस में खिसकती गई, तो उन बीच नीचे का जो हिस्सा था वो 33 सागर का हिस्सा है, वही फोल्डिंग होकर ऊपर उठ गया, तो वो एक प्रकार का कच्चा है, राइट। इसको हम बाद में समझते हैं। तो पहले हम उत्पत्ति के आधार पर ही हम समझ रहे हैं कि उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला था। उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला में अगर आप देखोगे तो जो ट्रांस हिमालय था ये आपका क्रेटेशियस युग में बना था, क्रेटेशियस युग में। तो सबसे पहले आप देखोगे क्रेटेशियस जो युग था, इसके इसी युग के समय में आपको ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। और ट्रांस हिमालय में आप देखोगे तो कौन कौन आकृतियां शामिल हैं, तो इसमें पहली आती है काराकोरम शामिल है, दूसरी आपको मिलेगी लद्दाख, और तीसरी है आपकी जास्कर। ये जो तीन श्रेणियां हैं, ये जो तीन श्रेणियां हैं इसी ट्रांस हिमालय में शामिल हैं। तो आप इसमें अगर लोकेशन देखोगे तो आप इस प्रकार से ये समझ सकते हो, ये है आपका ट्रांस हिमालय, क्योंकि ये सॉरी ये है आपका काराकोरम श्रेणी, इसके बाद आपको मिल जाएगी लद्दाख श्रेणी, फिर आपको मिलेगी इधर जास्कर श्रेणी, राइट। तो ये तीनों जो हिस्सा है ना, ये तीनों हिस्सा जो हैं ये आपकी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट से मिलकर बनी है, और इसे तीनों श्रेणियों को ट्रांस हिमालय में ही शामिल करते हैं, ट्रांस हिमालय में ही शामिल करते हैं। लेकिन ये मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है, ओके, मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। बेसिक रीजन क्यों है, क्योंकि ये जो भाग बना था, ये ट्रांस हिमालय जो बना था वो क्रेटेशियस युग में बना था, जबकि मुख्य हिमालय जो है अपना ग्रेटर हिमालय जो है या ग्रेट हिमालय जो है वो आपको टर्सरी युग में देखने को मिलेगा, यूसीन युग में, राइट। तो यूसीन युग में जब बना था तो वो टर्सरी युग का ही अपना एक काल है यूसीन काल, राइट। तो यूसीन काल में बना था। तो अब क्या हम उसमें ग्रेट हिमालय को शामिल करते हैं, तो नहीं करते हैं। ग्रेट हिमालय में ट्रांस हिमालय को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है वो भले ही हिमालय के अंतर्गत हम मान लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्य हिमालय क्या है, तो मुख्य हिमालय में आपको ग्रेटर हिमालय ही मेन माना जाएगा, लेकिन ट्रांस हिमालय हम उसमें फिर शामिल नहीं करते हैं। तो काराकोरम ये है आपकी, ठीक है। और ये काराकोरम देखा जाए तो इधर वाला आप देखोगे कुछ हिस्सा पीओके वाला है, यानी कि पाक और अधिकृत क्षेत्र है, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। इधर वाला क्षेत्र है आपको जैसे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है, और ये 70 किलोमीटर लंबा है और सबसे ऊंचा है, राइट। 70 किलोमीटर ये लंबा है और बहुत ही ऊंचा है, और भारत की यहाँ पर सेना मतलब तैनात रहती है, राइट। भारत की यहाँ पे सेना तैनात रहती है। लेकिन आप देखोगे इधर वाला अगर आप क्षेत्र देखोगे अक्साई चीन है, तो उस पर जब युद्ध हुआ था 1962 में चाइना के साथ में, तो उसने इस क्षेत्र को कब्जा कर लिया था। तो अक्साई चीन जो है वो भारत में शामिल नहीं रहा है, पहले था लेकिन वो बाद में चीन में चला गया, क्योंकि चीन ने उसको हथिया लिया था, राइट। तो अक्साई चीन वाला भी क्षेत्र आपको इधर साइड मिल जाएगा। तो सियाचिन ग्लेशियर है, तो ये भारत में भी शामिल है, कुछ इस हिस्से में भी शामिल देखने को मिलता है। तो ये विवादास्पद मामला रहता है इन चीज़ों को लेकर के, यहाँ की जो स्थल क्षेत्र हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसी के अंतर्गत आपको मिलेगा
ल्यापो, या हम इसको ब्यापो भी बोलते हैं, तो ब्यापो ग्लेशियर भी यहीं मिल जाएगा। तो ब्यापो ग्लेशियर है, राइट। ब्यापो ग्लेशियर के बाद आपको मिलेगा हिस्पर, तो हिस्पर, हाँ आपको हिस्पर मिलेगा, हिस्पर। नीचे अगर आप आओगे इधर साइड में, तो इधर आपको मिल जाएगा बाल्टोरा, तो बाल्टोरा है। तो ये आपके कुछ ऐसे ग्लेशियर हैं जो सियाचिन से लगे लगे हैं, तो इनकी आप देखोगे तो 60 किलोमीटर है, ये इससे थोड़ा कम, ये इससे थोड़ा कम है, राइट। तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मिल जाएंगे। काराकोरम जो श्रेणी है आपकी ये वाली, इसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मिल जाएंगे, राइट। इधर नहीं है, ओके, इधर नहीं है, इधर आपकी जो है लद्दाख श्रेणी है। और लद्दाख श्रेणी आप देखोगे तो ये श्रेणी यहीं तक सीमित नहीं है, ये आपको इधर साइड भी आपको मिल जाएंगी, तिब्बत साइड में मिल जाएंगी इस प्रकार से। तो इनको इधर क्षेत्र में आपको देखोगे तो इसे कैलाश पर्वत के नाम से भी जानते हैं, कैलाश पर्वत के नाम से इन्हीं श्रेणियों को जानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान इसे इन दो श्रेणियों से मानते हैं, कुछ विद्वान इन दो श्रेणियों से मानते हैं। तो एक्चुअली में जब कोई पर्वत इस प्रकार से बनता है तो इसकी कोई निश्चित श्रेणी नहीं होती है कि ये यहाँ से बना है, कि ये यहाँ से बना है, कि यहाँ से बना है। तो ऐसी जो कलाकृतियाँ हैं इसकी, राइट, तो इन कलाकृतियों को हम एक साथ सम्मिलित कर लेते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि इनसे भी कैलाश पर्वत बना है, इन दो से भी कैलाश पर्वत बना है। तो कैलाश पर्वत जो आपको मिलेगा ये आपको तिब्बत में मिलेगा, ये आपको कहाँ मिलेगा, तिब्बत वाले क्षेत्र में मिलेगा कैलाश पर्वत। और ये बना किससे है, तो ये आपका ट्रांस हिमालय का ही एक हिस्सा है, राइट, जो ट्रांस हिमालय में हम शामिल करते हैं। जैसे कि इधर इधर वाला काराकोरम, लद्दाख है, जास्कर है, इन तीनों जो है ये ट्रांस हिमालय का है, और इन्हीं से यही कैलाश पर्वत भी बना है। तो ट्रांस हिमालय को हम इसमें ही शामिल कर लेते हैं। चलिए, अब बात ये आती है कि ये जो पर्वत है ये क्रेटेशियस युग का है, तो काफ़ी पुराना पर्वत है, बहुत ही पुराना पर्वत माना जाता है ये भी। लेकिन आप देखोगे कि काराकोरम जो श्रेणी है इसमें पाक और अधिकृत कश्मीर में, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, ये काराकोरम दर्रा मिलेगी। काराकोरम जो दर्रा है ये मिल जाएगी। तो लेकिन आप देखोगे ये वर्तमान में ये काराकोरम दर्रा है, ये पहले चाइना के पास, चाइना ने इस पे कब्जा किया था, तो चाइना के पास चली गई। तो बाद में चाइना ने इसको पाकिस्तान को दे दिया है, राइट, समझ रहे हो। तो काराकोरम है, तो काराकोरम जो है, रुको एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये काराकोरम जो है ये वर्तमान में चाइना के पास में ही है, पहले ये पाकिस्तान के पास में थी, राइट, ये पहले पाकिस्तान के पास में थी, बाद में इसे चाइना को दे दिया था पाकिस्तान ने। तो अब वर्तमान में इस पर जो कब्जा है, जो इस पर अपना अधिग्रहण जमाता है, वो है चीन, राइट। तो यहाँ चीन है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो अफगानिस्तान भी लगा लगा है। तो यहाँ पीओके क्षेत्र में अफगानिस्तान का हिस्सा 90 किलोमीटर लगता है, जबकि 20 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करता है। तो भारत देखोगे तो यहीं से गुजरता है, राइट, यहीं से गुजरता है। तो यहाँ पर घाटियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग घाटियाँ होती हैं, तो उनको विषय में हम बाद में समझ लेंगे घाटियों के। तो पहले आप यही चीज़ समझो कि जो आपको यहाँ पर शिव घाटी, जैसे शिव नदी आती है इस साइड से मिलती है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी, सिंधु नदी से मिलती है। इस प्रकार से लद्दाख को काटती हुई इधर से आती है, लद्दाख को यहाँ से काट देती है और यहाँ मिल जाती है, लेकिन वो भारत में ही मिलती है, ओके। एक बात और आप समझिए कि ये तो आपका ट्रांस हिमालय है, और सॉरी ये आपकी काराकोरम है, यहाँ ये आपका लद्दाख है, और ये जास्कर है, राइट। और आप देखोगे इनके बीच में यहाँ पर आपको काराकोरम में ही आपको केटू गार्डन मिल जाएगा। केटू गार्डन देखा जाए तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर ऊंची है। और भारत की बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी ये है, और दूसरी आपकी गार्डमेन है। तो पहली कौन है, तो पहली आपको मिलेगी नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, 8850 मीटर, ठीक, पहले 8848 थी, अब 8850 मीटर हो गई है। तो इस प्रकार से 8850 मीटर जो है वो माउंट एवरेस्ट आपको मिलेगी, यहाँ पर नेपाल वाले क्षेत्र में है, ठीक है। चलिए, तो अब बात ये आती है कि
ये आपका हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय जो है, इसके विषय में इतना ही पर्याप्त है। लेकिन ये दिमाग में क्लियर कट कर लो, ये हिमालय का मुख्य भाग नहीं माना जाता है। राइट, ये मुख्य भाग हिमालय का नहीं माना जाता है। जबकि ऊपर आप देखोगे तो इधर वाला क्षेत्र आपको कौन सा मिल जाएगा, तो इधर वाले क्षेत्र में आपको क्युनलुन पर्वत मिलेगा। तो क्युनलुन जो पर्वत है, राइट, क्युनलुन जो पर्वत है वो आपको चाइना में मिलेगा। इसके बाद इधर से आप देखोगे, इधर साइड और इधर साइड, ठीक है, ये है आपका क्युनलुन पर्वत। ठीक है, चाइना वाले क्षेत्र में क्युनलुन, ये कुछ इसका भाग अफगानिस्तान में भी आ जाता है। और इधर वाला आप देखोगे तो ये आपका जो हिंदू कुश पर्वत है, आपको हिंदू कुश पर्वत मिलेगा जो अफगानिस्तान में ही है। ठीक है, कुछ भाग इसका पाकिस्तान मिल जाता है, लेकिन हिंदू ज़्यादातर इसका भाग जो है अफगानिस्तान में मिलेगा, हिंदू कुश। तो हिंदू कुश और क्युनलुन, इनके बीच में आप देखोगे आप तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे पामीर की गांठ मिल जाएगी। तो पामीर की जो गांठ है वो सबसे ऊंची छत बोली जाती है, बहुत ऊंचा पठार है पामीर की गांठ। और ये तिब्बत का एक हिस्सा माना जाता है, क्योंकि तिब्बत देखोगे तो इतना पूरा भाग तिब्बती है, यह पूरा भाग एक प्रकार का तिब्बती है, जो दो पर्वतीय पठारों के बीच घिरा हुआ है। ठीक है, इसमें इधर साइड हिमालय है, इधर साइड कुनलुन है, तो ये पूरा तिब्बत है। तो तिब्बत के बीच में ही आपको इधर मिल जाएगा, आपको कौन सा, पामीर की गांठ। तो पामीर गांठ हिंदू कुश पर्वत, और जो कारा नीचे साइड आपका हिमालय पर्वत मिल जाएगा, और उस साइड आपका कुनलुन पर्वत मिल जाएगा। तो इन हिस्सों के बीच में स्थित है पामीर की गांठ, वो सबसे ऊंची चोटी है, हाँ सॉरी, सबसे ऊंचा पठार है विश्व का। उसे पर्वत की छत भी बोलते हैं, उसे हम सबसे ऊंची छत भी बोलते हैं, इस प्रकार से उसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। राइट, चलो, तो इतना भी समझ में आ गया। तो इतना आपके लिए पर्याप्त है ट्रांस हिमालय को समझने के लिए। दूसरा आपका मिल जाता है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत जो मुख्य माना जाता है वो आपको यहाँ से नंगा पर्वत से इस प्रकार से आप देखोगे, आपका चला जाएगा इस प्रकार से यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर आपको मिलेगा नामचा, नामचा बरवा। और नामचा बरवा एक प्रकार की दर्रा भी है। और नामचा बरवा आप देखोगे तो ये तिब्बत वाले क्षेत्र में है, भारत में नहीं है, ये तिब्बत वाले क्षेत्र में है। राइट, और आप देखोगे इधर से जहाँ से प्रारंभ होता है, ये जहाँ से प्रारंभ होता है इसे बोलते हैं नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से ये स्टार्ट होता है, कहाँ से, नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से ये प्रारंभ होगा और कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका नामचा बरवा तक। तो इसकी जो टोटल दूरी है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो आपको मिलेगी 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर लंबाई है, इतना लंबा पर्वत है, जिसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अर्थात यानी कि हिमाद्री का मतलब ये होता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिमानियाँ देखने को मिलती हैं, बर्फ़ से ढका हुआ हो या बर्फ़ से जुड़ी जो हिमानियाँ होती हैं जिसमें नीचे उत्पाटन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, वो हिमानीय क्षेत्र होते हैं। तो आप वो में शामिल कर सकते हो कि ये जितनी भी हिमाद्रियाँ हैं वो आपको ग्रेट हिमालय में ज़्यादातर देखने को मिलेंगी, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री। राइट, चलिए, तो ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और ये यहाँ तक जाता है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है। अगर आप देखोगे तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है और पूर्व में इसकी क्या चौड़ाई है। तो पश्चिम में चौड़ाई के आधार पर अगर आप समझोगे तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई आपको मिल जाएगी 400 किलोमीटर। राइट, और पूर्व में आपकी मिल जाएगी 150 किलोमीटर। तो पश्चिम में इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई मिलेगी, सबसे ज़्यादा इसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिम में मिल जाएगी, 400 किलोमीटर है। इधर साइड में आपको 400 किलोमीटर है। जबकि इधर साइड अगर आप देखोगे, यहाँ से आप इधर साइड का भाग देखोगे तो ये आपको 150 किलोमीटर लंबा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 150 किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट हो जाए, लेकिन धीरे धीरे कम होता गया। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो इधर वाला जो भाग इसका मिलता है वो 150 किलोमीटर का मिलता है, जबकि इधर पश्चिम का जो भाग है वो इसका 400 किलोमीटर है। तो ये एक समान चौड़ाई का नहीं है, कहीं पे पतला है कहीं पे चौड़ा है, लेकिन आप देखोगे ऊंचाई के आधार पर भी इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ये तो चौड़ाई के आधार पर था, चौड़ाई के आधार पर। अब ऊंचाई के आधार पर अगर आप देखोगे
तो ऊंचाई जो है वो पश्चिम वाले क्षेत्र में इसकी थोड़ा कम मिल जाएगी। पश्चिम में इसकी ऊंचाई जो है वो 5,000 मीटर ऊंचाई मिलेगी। देखिए 5,000 मीटर ऊंचा पर्वत है ये पश्चिम में। जबकि पूरब में अगर आप देखोगे इसकी जो ऊंचाई है हिमालय पर्वत की, वो आपको मिलेगी लगभग में 6500 यानी कि 6 किलोमीटर 500 मीटर ऊंचा ऊंचा इसका मिल जाएगा। कहाँ पे? पूरब में, राइट। तो पूरब में हिमालय पर्वत जो है वो सर्वाधिक ऊंचा है, जबकि पश्चिम में अगर देखोगे तो इसकी ऊंचाई है वो कम है। ओके, इसकी ऊंचाई जो है वो कम है। लेकिन दोनों को एवरेज अगर मिला के देखोगे तो एवरेज इनकी जो ऊंचाई मानी जाती है पर्वत की, हिमालय पर्वत की एवरेज ऊंचाई जो है वो आपको 6,000 मीटर ऊंचा मिलता है। तो 6,000 मीटर एवरेज ले लेते हैं, राइट, क्योंकि 6500 है और एक जगह आपको 5,000 लिखा मिलेगा, तो 5,000 6500 है। तो इस प्रकार को हम इसको एवरेज, इसको हम 6,000 मीटर ऊंचा मान लेते हैं, राइट, इसको 6,000 ऊंचा मान लेते हैं। चलिए, अब बात ये आती है कि ये आपको ट्रांस हिमालय मिल जाएगा देखने को। इधर आपका मिल जाएगा कौन सा हिमालय? ग्रेट हिमालय। इसको ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, या विशाल हिमालय भी बोलते हैं, या बृहद हिमालय भी बोलते हैं, राइट। और यही मुख्य हिमालय माना जाता है, यही हमारा जो है मुख्य हिमालय माना जाता है। और आप देखोगे इसकी सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो ये आपका नेपाल में, भूटान में और तिब्बत वाले क्षेत्र में होते गुजर गया है। भारत में भी इसका हिस्सा है, लेकिन अधिकतम आप देखोगे तो भारत में ना होकर के ये नेपाल, भूटान और इधर तिब्बत वाले क्षेत्र, और थोड़ा आपको इधर मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में जाते हुए यहाँ नामचा पर्वत तक गया है। तो सर्वाधिक जो हिमालय पर्वत है वो आपको तिब्बती वाले क्षेत्र में मिलेगा, वो नेपाल में मिल जाएगा, लेकिन भारत में भी है इसका हिस्सा, तो भारत में उसकी तुलना में थोड़ा कम है, राइट। चलो, इधर आप देखोगे तो ये नंगा जो पर्वत है, तो नंगा पर्वत आप देखोगे वर्तमान में ये पीओके वाले क्षेत्र में है, पाक और अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में है। ओके, ये आपका पीओके वाला क्षेत्र है, पाक और अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में है। तो ये इस साइड आप देखोगे इसमें आपको विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिलेंगी, और आप देखोगे कि इसके अंतर्गत आने वाली बहुत सारी चोटियाँ भी हैं, पर्वत पठार पर्वत आपको मिल जाएंगे, पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो पर्वत के अंतर्गत आप जानते हो, इसी पर्वत के अंतर्गत आपको अलग अलग बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप जानते हो इधर आपको मिल जाएगा जैसे कॉमेट मिल जाएगा, राइट। इधर उत्तराखंड में कॉमेट है, नंदा देवी है। इधर आप आ जाओ, इधर आपको मिल जाएगा जैसे कि मैकालू है, राइट, इसी में आप शामिल कर सकते हो। के आगे अन्नपूर्णा है। इसके बाद यहाँ आप देखोगे तो माउंट एवरेस्ट है, इसके बाद कंचनजंगा है, इधर आपको डफला घाटी है, डफला चोटी है, राइट। और ऊपर आप देखोगे तो मिश्किक पहाड़ी है। तो इधर जो ग्रेट हिमालय है, तो इस ग्रेट हिमालय में अलग अलग चोटियाँ देखने को मिलती हैं, अलग अलग चोटियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चोटियों की जो ऊंचाई है ये आपको नेपाल वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाती है, लेकिन भारत में भी है, वो कंचनजंगा नाम से है, सिक्किम वाले क्षेत्र में है, राइट। चलो, बात अब ये आती है कि ये हिमालय जो है ना, ये हिमालय और इस हिमालय, इन दोनों हिमालय को कौन अलग करता है? तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो एक हिमालय जैसे ये है आपका ग्रेट हिमालय, और ये आपका ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को या बृहद हिमालय को कौन अलग करता है? तो आप इसमें एक जोन है, उस जोन का नाम लिख लो, सचर जोन। जो सचर जोन है, ये सचर जोन जो है ना, ये ग्रेट हिमालय को, ग्रेट हिमालय और पार हिमालय, या हम इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम पार हिमालय भी बोलते हैं, राइट। ट्रांस हिमालय को अलग करता है। आपसे पूछ दिया जाए कि पार हिमालय कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय का ही नाम है, राइट, क्योंकि वो पार है ना, देखो इस साइड से, तो इस प्रकार से ये पार हिमालय बोला जाता है। तो ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय, इन दोनों के बीच में कौन सा जोन है? वो है आपका सचर जोन। और सचर जोन का दूसरा नाम अगर आप देखोगे तो इंडो साइपो जोन भी बोला जाता है, इंडो सांगपो जोन से बोलते हैं, इंडो सांगपो जोन।
इंडो सांगपो जोन, इसका मतलब है, इंडो सांगपो जोन का मतलब है सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, यही सिंधु ब्रह्मपुत्र आप देखोगे तो ये नदियां जो हैं यहाँ देखने को मिल जाती हैं, राइट। तो इस वजह से इसका जो नाम दिया गया है सचर जोन, इंडो सांगपो जोन भी इसे कहते हैं, जो ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय को एक दूसरे से अलग करती हैं, एक दूसरे से अलग करती हैं, राइट। ये पूरा जो जोन देखने को मिलेगा ये वाला क्षेत्र है, ये आपको सचर जोन कहलाता है, इधर वाला। चलिए अब बात ये आती है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे ये काराकोरम है तो इसको आप लिख लो लद्दाख, ठीक है, इसको लद्दाख लिख लो, और इसको जास्कर, और ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएंगी। जास्कर है, लद्दाख वाला क्षेत्र, ये जास्कर तो आपको हिमाचल में मिलेगी, ये तो लद्दाख क्षेत्र में ही है। काराकोरम भी लद्दाख वाले ऊपर वाले क्षेत्र में है, राइट। और यहाँ पे आपको मिलेगा एक पर्वत, मैंने आपको वो बताया था, सॉरी मैदान बताया था, वो मैदान आपका था देवबंद का जो मैदान है, ठीक है। चलो तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि जो देवसांग का मैदान है उसको देवसांग का मैदान बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपको मिलेगा देवसांग का मैदान। चलो तो ये तो हमारा ग्रेट हिमालय है, तो ग्रेट हिमालय में आप जानते हो कि इसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, तो उत्पत्ति के आधार पर ग्रेट हिमालय को थोड़ा समझ लेते हैं। उत्पत्ति के, एक मिनट इसको थोड़ा मैट दें, उत्पत्ति के आधार पर हम समझते हैं ग्रेट हिमालय को, राइट। तो उत्पत्ति के आधार पर आप देखोगे जो ग्रेट हिमालय है वो एक्चुअली में देखा जाए तो 33 सागर से ही बना है, वही 33 सागर से बना है, जबकि ट्रांस हिमालय है वो 33 सागर से नहीं बना है, जबकि ग्रेट हिमालय जो है 33 सागर से बना है। तो यानी कि ग्रेट हिमालय हिमालय को उत्पत्ति के आधार पर समझते हैं, ठीक है। उत्पत्ति आपको पता होना चाहिए कैसे हुई थी, तो आप जानते हो कि प्लेटें जो है ना, प्लेटें जो हैं एक्चुअली में देखा जाए तो यूरेशियन प्लेट ये से आई, इधर से आप देखोगे तो इंडियन प्लेट है यूरेशियन इंडियन प्लेट से ही, लेकिन आप देखोगे बीच में 33 सागर है, और आप देखोगे जो ट्रांस हिमालय बना था उसमें बीच में 33 सागर नहीं था, 33 सागर नहीं था, वो प्लेटों से ही मिलकर बना था, प्लेटें ही उसमें उनका निष्कर्षण हुआ, नीचे से टूटी और उन्हीं से एकदम फोल्डिंग नमा आकृति बनी, तो वही आपका ट्रांस हिमालय बन गया, राइट। जबकि ग्रेट हिमालय जो आप देखोगे ये फोल्डिंग नुमा जरूर है, लेकिन ये फोल्डिंग जो बनी है वो 33 सागर की फोल्डिंग है, राइट। वो इन दो प्लेटों की फोल्डिंग नहीं है, वो 33 सागर की फोल्डिंग है। जब आप देखोगे इनके बीच में प्रेशर होगा, पास पास आएंगी, क्योंकि ये प्लेट जो है दूर जा रही है, राइट, ये है, तो आप देखोगे ये प्लेट पास आती है, तो इनके बीच में क्या होगा, बीच में इनके जब इनके आपस में टकराव होगा, राइट, उत्प्रेरक का गुण होगा, तो आप जानते हो कि इसमें क्या होगा कि यहाँ पर बलन पैदा हो जाएंगे, तो फिर ये इस प्रकार से बनने लगेगा, राइट। तो इस प्रकार से आप देखोगे ये जो आकृति ऐसी बनी है ये वाली, तो यही क्या है आपका ग्रेट हिमालय है। और ये किससे बना है, यहाँ पर उपस्थित जो 33 सागर था, 33 सागर जो था इसी से मिला बना है, इसलिए ये बहुत ही कच्चा है, ठीक है, ये बहुत कच्चा है, ज़्यादा नहीं है, ये आपको 10-12 करोड़ वर्ष पूर्व का है। और ये ग्रेट हिमालय जो बना था, ग्रेट हिमालय जो बना था वो यूसीन युग में बना था, यूसीन, एक मिनट, यूसीन युग, यूसीन युग, सॉरी यूसीन काल, यूसीन काल में बना था। और ये जो काल है ना, यूसीन है, मायोसीन है, प्लीस्टोसीन जो काल है, राइट, ये टर्सरी युग के हिस्सा हैं, जो टर्सरी युग है इसी युग के ये हिस्सा हैं, आपको मिल जाएगा यूसीन, मायोसीन और प्लीस्टोसीन, ये तीन जो काल हैं ये टर्सरी युग के हिस्सा हैं। तो इसलिए ग्रेट हिमालय की हम उत्पत्ति, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, तो आप कह सकते हो टर्सरी युग में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए किस काल में हुई थी, तो आप यूसीन काल में बोल सकते हो ग्रेट हिमालय को, राइट, ग्रेट हिमालय को यूसीन काल में। अगर आपसे पूछा जाए हिमालय कब बना, तो टर्सरी युग में बना था, और ग्रेट हिमालय कब बना था, तो यूसीन काल में बना था। लेकिन संपूर्ण हिमालय जो है वो अगर पूछा जाए तो वो टर्सरी युग में ही बना था, वो फिर उसके बाद अलग अलग उसमें खंड हैं, यूसीन काल है, मायोसीन, प्लीस्टोसीन है,
तो उसमें भी आप देखोगे मध्य हिमालय है, इसी के नीचे आपको शिवालिक श्रेणी मिल जाएगी। तो ये हिमालय के ही हिस्सा हैं, हिमालय के ही हिस्सा हैं। तो उनको शामिल जब करते हैं तीनों को, तो फिर हम उनको अलग अलग काल में पढ़ते हैं। अगर युग पूछा जाए तो वो तीनों को हम टर्सरी युग में ही शामिल कर लेते हैं, राइट। चलो, अब बात ये आती है कि तैंतीस सागर से बना था। तो तैंतीस सागर आपको पता होना चाहिए, फोल्डिंग नुमा इसकी आकृति बनी। और ये आप देखोगे कि कच्चा है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको मात्रा मिलेगी सिलिकॉन की, राइट, सिलिकॉन की। क्योंकि सिलिकॉन हमेशा आप देखना लावा ऊपर जमता है, और लावा ये आपको मिलेगा अम्लीय प्रकार का, ये आपको लावा मिल जाएगा, राइट। तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन आपको देखेगा तो इस प्रकार से जमता है सिलिकॉन, इस प्रकार की फोल्डिंग नुमा इसकी आकृति बनती है। तो ये सिलिकॉन है और ये फोल्डिंग बनती है। तो ये आप देखोगे नीचे जो भी इसमें तैतीस सागर का मलबा था उस, लेकिन तैतीस सागर के मलबा से ही बनेगी, लेकिन बस अंतर थोड़ा ये है कि प्लेटों की जो आकृति है वो आकृति डिसाइड करती है कि फोल्डिंग किस प्रकार की होनी चाहिए। तो वो डिसाइड कौन करती है, आकृति नीचे की जो आपको प्लेटें हैं वो डिसाइड कर देती हैं। क्योंकि प्लेटें जो होती हैं उनका जो निष्कर्षण होता है, या आप कह सकते हैं उनका जो निक्षेप होता है, वो उसकी आकृति के आधार पर होता है। तो वो देखने को मिलता है कि वो कितने अंश पर नीचे झुक रही है, तो उस प्रकार से उसमें बलन होगा, तो निरंतर ही उसमें लावा उत्पन्न होगा, तो वही लावा फोल्डिंग बनता है। तो वो डिपेंड करता है उसकी आकृति पर। जो आकृति आपकी किसकी है, वो आपकी मिलेगी प्लेटों की, राइट। चलो, तो उत्पत्ति के आधार पे आपने समझ लिया है। तो ये टर्सरी युग में बना था। कैसे बना, तैतीस सागर से बना है, तैतीस सागर के मलबा है उसी से ही ये बना है, ठीक है। तो तैतीस सागर के मलबे से आपको ये भी बना है, और साथ ही साथ मध्य हिमालय जो है वो भी आपको तैतीस सागर से ही बना हुआ मिलता है, ठीक है। तैतीस सागर से वो भी आपको बना हुआ मिलता है। चलो, हम्म, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो हिमालय है, ये हिमालय है, इसके विषय में तो डिटेल से समझ लिया उत्पत्ति के आधार पर कैसे उत्पत्ति हुई। अब इसमें ये देखेंगे कौन कौन सी चोटियाँ देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी चोटियाँ देखने को मिलती हैं। तो पहले आप देखोगे पश्चिम में कौन कौन सी चोटी हैं। तो पश्चिम में आप देखोगे, पश्चिम में आपको मिल जाएगा नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत आपको मिलेगा, ये भले ही भारत में ना है, यूपी वाले क्षेत्र में है, लेकिन है तो ग्रेट हिमालय का हिस्सा ही है, ठीक। नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत के बाद अगर आप देखोगे तो नीचे और आप आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नंदा देवी। उत्तराखंड में आपको यहाँ पे मिलेगा नंदा देवी। फिर आपको कामेत मिल जाएगा, तो नंदा देवी है। कामेट या कौमेत, इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, कौमेट या कामेत, ठीक है। तो ये तीन जो चोटियाँ हैं ये मुख्य मानी जाती हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी, उनको ज़्यादा अध्ययन नहीं करते हैं, बस नॉर्मल आप समझो कि नंगा पर्वत है, नंदा देवी है, कामेट है। तो ये आपको, ये जो आपको क्रम देखने को मिल रहा है, ये क्रम जो है ये आपको पश्चिम से पूर्व की ओर है, राइट। तो नंदा देवी, नंगा पर्वत है, फिर आपको नंदा देवी मिल जाएगा उत्तराखंड, फिर आपको कौमेत मिल जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आप इनको शामिल कर सकते हो। जबकि इधर देखोगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर आप चोटियों को पढ़ोगे, पूर्व में चोटी जो ग्रेट हिमालय में पाई जाती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं आप देखोगे कि सबसे पहले आपको मिलेगा रत्नागिरी। कौन सी, रत्नागिरी। तो रत्नागिरी आपको यहाँ मिल जाएगी, रत्नागिरी, ठीक है। रत्नागिरी के बाद आपको इधर आप देखोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा धौलागिरी। यहाँ आपको धौलागिरी मिलेगा। देखो धौलागिरी अलग है और धौलधार अलग है, राइट। धौलधार आपको देखने को मिलेगा मध्य हिमालय, अभी हम मध्य हिमालय आपको नीचे पढ़ाएंगे। तो मध्य हिमालय जो है उसमें आपको धौलधार मिलेगा। जबकि धौलागिरी आप अगर देखोगे तो ये आपको ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है उसकी चोटी है। और धौलागिरी जो है और रत्नागिरी है ये आपको नेपाल में मिलती हैं। इसके बाद आप इधर वाले क्षेत्र में देखोगे यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर मिलेगी आपको अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा भी आपको मिल जाएगी।
राइट, अन्नपूर्णा को हम शामिल कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद इधर आप आओ, एक मिनट, ये आपका सिक्किम है। ओके, इधर आप देखोगे तो आपको मिलेगी माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट आपको मिल जाएगी, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में है, 8850 मीटर ऊंची है। राइट, उसके बाद आप कंचनजंगा देखोगे तो यहाँ पे लगी लगी है, सिक्किम में है, और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी विश्व की है, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की प्रथम सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो है K2 गार्डवेन। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। चलिए, यहाँ पे माउंट ताल भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहीं से लगा लगा है, माउंट एवरेस्ट लगा लगा माउंट ताल। चलो, तो इतना आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट इधर साइड बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी डफला। तो डफला की पहाड़ी भी यहाँ मिलेगी, डफला पहाड़ी है। तो यहाँ आप लिख सकते हो, पहले पे आपको मिल जाएगी रत्नागिरी। रत्नागिरी, ये हम पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, पश्चिम से पूर्व रत्नागिरी। रत्नागिरी के बाद आपको मिलती है यहाँ पर धौलागिरी। तो धौलागिरी है। धौलागिरी के बाद आप देखोगे धौलागिरी। धौलागिरी के बाद आपको मिलेगी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो चोटी है वो आपको नेपाल मिलेगी। उसके बाद माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के नीचे आप फिर देखोगे कंचनजंगा है, जो सिक्किम वाले भाग में मिलेगी। राइट, फिर आपको मिलेगी डफला, डफला पहाड़ी है। फिर आपको मिलेगी मिस्की, मिस्वी इसे बोलते हैं, अब मिस्की भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं इसे। तो इस प्रकार से ये पूर्व हिमालय के पूर्व में स्थित कुछ चोटियां हैं जो ग्रेट हिमालय में पाई जाती हैं, उनके विषय में आपको समझ में आना चाहिए। चलो, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गई होंगी, जितनी भी चोटियां हैं ग्रेट हिमालय के अंतर्गत जो पाई जाती हैं वो आपको कंप्लीट समझ आना चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हिमालय आता है हमारा, वो आता है मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय को थोड़ा समझ लो। तो मध्य हिमालय को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, मध्य हिमालय कहाँ पर आपको मिलेगा? एक्चुअली में ये मध्य हिमालय जो है ना, ये सीधा सीधा नहीं मिलेगा आपको देखने को। राइट, ये आपको सीधा सीधा नहीं मिलेगा, ये बीच में कटा पटा है। बीच में ये कटा पटा है। तो एक्चुअली में ये भी जो बना था ना, ये तैंतीस सागर से ही बना है। ये भी आपको तैंतीस सागर से ही बना है, लेकिन जो अवशिष्ट रूप में जो तैंतीस सागर बचा था उसी से ही ये बना है। ठीक है, जो अपशिष्ट रूप में जो तैंतीस सागर बचा था उससे ये बना है। आप देखोगे यहाँ से ये उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार से ये यहाँ आ जाता है। उसके बाद ये आपको इधर मिलेगा, फिर आपको इधर मिल जाएगा। इस प्रकार से ये जो तैंतीस, ये आपको जाता है, ये कौन सा है? मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय जो आपको मिलेगा, ये सीधा सीधा इस प्रकार से नहीं है जैसे ग्रेट हिमालय है उस प्रकार से नहीं है, ये बीच में कटा पटा है। बहुत सारे इसमें आपको दर्रे मिलेंगे। तो दर्रे आपने पढ़े हों, बहुत सारे दर्रे इसमें इधर साइड मिलते हैं। नाथुला दर्रा है, वाराणसी में आपको, सिक्किम में नाथुला दर्रा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे दर्रे इसमें मिल जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है? मध्य हिमालय है। तो मध्य हिमालय आपको बीच बीच में कटा पटा मिलता है, इस प्रकार से कटा पटा। राइट, तो इसमें बहुत सारे दर्रे आपको मिलते हैं, दर्रे मिलते हैं। तो आप देखोगे यहाँ से और यहाँ तक अगर आप देखोगे तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जानते हैं राजपीपला। पहले आप इसको लिख लो मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय की जो उत्पत्ति है वो एक्चुअली में देखोगे तो फोल्डिंग से ही हुई है, लेकिन वो 33 सागर का बचा हुआ एक अवशिष्ट भाग था, उसी से ये निर्माण हुआ है। इसका मुख्य जो निर्माण हुआ था 33 सागर से, वो ग्रेट हिमालय का हुआ था। तो ग्रेट हिमालय के नीचे नीचे वाला एक मध्य हिमालय है। तो वो जो अवशिष्ट थे, वो जो अवशिष्ट बचा हुआ जो पदार्थ था, इसका
क्षैतिज सागर का, उससे ही ये निर्माण हुआ है या उससे ही निर्मित किया गया है या निर्मित हुआ है, राइट। तो मध्य हिमालय के अंतर्गत ये वाला भाग अगर आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये राजपीपला। तो राजपीपला आप देखोगे किसके अंतर्गत है, तो राजपीपला आपको मिलेगी मध्य हिमालय में है। एक मिनट, एक मिनट, राजपीपला को हम इसमें अभी शामिल नहीं करेंगे, राजपीपला को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, इसमें हम शामिल करते हैं पीर पांजाल को। ये वाली जो भाग है पीर पंजाल है, क्योंकि ये ग्रेट हिमालय के नीचे यहाँ लगा लगा पीर पंजाल आता है, तो ये आपका पीर पांजाल है, राइट। पीर पंजाल को हम यहाँ शामिल करते हैं। तो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा आपको मिलेगा पीर पंजाल वाला है, कि जम्मू कश्मीर से ही लगा लगा है पीर पंजाल। इसके नीचे अगर आप आओगे इधर, तो इधर आपको मिलेगा धौलाधर, ये आपको धौलाधर मिलेगा, राइट, धौलाधर है। तो धौलाधर के नीचे अगर आप आओगे तो धौलाधर के नीचे आपको मिलेगा टिम्बा घाटी, तो ये आपकी टिम्बा घाटी इधर मिल जाएगी। ये घाटी है ना, ये घाटी है, टिम्बा घाटी है, के बाद महाभारत श्रेणी है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हो, ये एक प्रकार से नेक थोड़ा जुड़ी हुई हैं, तो इनको अलग अलग नाम नहीं देते हैं, पूरा एक महाभारत श्रेणी के नाम से देते हैं। तो ये महाभारत श्रेणी है। चलो, तो महाभारत श्रेणी आपको यहाँ से मिलेगी इस प्रकार से पूरी, और ये आपकी टंबा घाटी मिल जाएगी, ये आपको धौलाधर मिल जाएगा, और यहाँ पर पीर पंजाल। तो ये चार जो मुख्य है, चार जो मुख्य ये आपको चोटी मिलेंगी, पीर पंजाल वाला, टिम्बा घाटी, धौलाधर, महाभारत श्रेणी, इन चार को हम इसमें शामिल कर लेते हैं मध्य हिमालय में। और इसी मध्य हिमालय में अगर आप देखोगे तो ये भी हिमाचल प्रदेश से गुजरता है और कुछ उत्तराखंड से लगता हुआ निकल जाता है, और ऊपर से जम्मू कश्मीर से होते हुए, ठीक है। इसमें ये प्रसिद्ध किस लिए है, तो आप जानते हो कि इसमें बहुत सारे हिल स्टेशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे इधर शिमला मिल जाएगा, मकाऊ मिलेगा, उधर आपको बहुत सारे हिल स्टेशन मिल जाते हैं। हिल स्टेशन मतलब एक स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र मिल जाते हैं, या स्वास्थ्यवर्धक एरिया मिलते हैं, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छा पर्यटन टूरिज्म देखने को मिलेंगे। वहाँ पे अगर लोग घूमने जाते हैं तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, ऐसा मानते हैं, तो लोग जाते हैं। तो इसलिए ये जो मध्य हिमालय है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको टूरिज्म क्षेत्र मिलेंगे, स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र मिलेंगे, हिल स्टेशन जिसे बोलते हैं। तो हिल स्टेशन वही स्टेशन है जहाँ पे स्वास्थ्यवर्धक जो क्षेत्र बोले जाते हैं उनको शामिल करते हैं, जैसे हमने आपको शिमला बताया, राइट। बहुत सारे हैं और भी हैं, ठीक है। चलो, अब बात ये आती है कि ये तो हमने शामिल कर लिए, ये तो मैंने शामिल कर लिए हैं। चलो, अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय, इनके बीच में आप देखोगे तो कश्मीर घाटी भी मिलेगी, जम्मू घाटी मिलेगी, लाहौल स्पीति घाटी मिलेगी, और आपको काठमांडू भी मिल जाएगी, राइट। आपको काठमांडू भी मिलती है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि कश्मीर घाटी या कश्मीर हिमालय जिसे हम बोलते हैं, एक मिनट, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका है मध्य हिमालय, ये है आपको ग्रेट हिमालय, राइट। ये आपका मध्य हिमालय है, ग्रेट हिमालय। तो इनके बीच में आपको यहाँ क्या मिलेगी, कश्मीर घाटी। तो यहाँ पर आपको पूरी जो मिलेगी बीच में, इसको कश्मीर घाटी नाम से जानते हैं, में आप शामिल कर लो। इधर आपको मिल जाएगी कश्मीर घाटी। नीचे अगर आप आओगे तो इधर वाले क्षेत्र में आपको मिलेगी, नीचे वाले में लाहौल स्पीति, या हम घाटी बोल सकते हैं इधर, लेकिन यहाँ पे कश्मीर के नीचे भी एक घाटी मिलती है, जम्मू, जम्मू घाटी भी हम शामिल कर लेते हैं, तो जम्मू घाटी है। नीचे आओगे लाहौल स्पीति की घाटी मिलेगी आपको, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति घाटी है, राइट। इसके बाद आप देखोगे काठमांडू घाटी भी मिल जाएगी, नेपाल वाले क्षेत्र में है इधर साइड, तो इधर मिलेगी आपको काठमांडू घाटी। तो इन दो हिमालय हैं, ठीक है, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय, इन दोनों के बीच में ये घाटियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कश्मीर घाटी है, जम्मू घाटी है, लाहौल स्पीति घाटी है, काठमांडू घाटी है। ये चार घाटियाँ आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलो, साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे आपको चरवाहे मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पे
चरवाहे मिल जाएंगे। चरवाहों में अगर आप देखोगे तो कुछ इसमें चरवाहे मुख्य माने जाते हैं। जैसे कश्मीर में इनको हम मर्ग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कश्मीर वाला क्षेत्र में ये चरवाहे मिलते हैं मध्य हिमालय में। तो कश्मीर वाले जो क्षेत्र है, कश्मीर क्षेत्र में जो चारागाह मिलते हैं उनका नाम है मर्ग, मर्ग कहते हैं। तो मर्ग में आप देखोगे सोनमर्ग है, सोनमर्ग आपने नाम सुना हो, गुलमर्ग है, इनका आपने नाम सुना हो। तो ये काफ़ी प्रमुख चारागाह हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ है, पशु जानवर जो चराने आते हैं, वहाँ की जनजातियाँ हैं वो चराने जाती हैं, तो उसी नाम से ये जाने जाते हैं, सोनमर्ग गुलमर्ग, राइट। इसके बाद आप देखोगे कि उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, तो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, द्वार। तो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आपको एक मिनट, उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे द्वार नहीं, वहाँ पे इसे बोलते हैं बुग्याल। क्या बोलते हैं, बुग्याल। तो बुग्याल जो नाम है ये चरगाह है एक प्रकार का, जहाँ पे लोग चारागाह के लिए अपने पशु हैं वहाँ लेके जाते हैं, चराने जाते हैं। तो उस क्षेत्र को बोलते हैं उत्तराखंड में बुग्याल, राइट। जैसे जम्मू कश्मीर और कश्मीर वाले क्षेत्र में क्या बोलते हैं, सोनमर्ग गुलमर्ग, उसी प्रकार उत्तराखंड वाले क्षेत्र में इसे बुग्याल बोलते हैं, ओके। जबकि आप देखोगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है, कश्मीर वाले क्षेत्र में हो गया, उत्तराखंड में ऐसे क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में आप लिखो बुग्याल, बुग्याल बोलते हैं। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसे बोलते हैं द्वार। तो द्वार में आप जानते हो जैसे हरिद्वार हुआ, राइट, हरिद्वार आपने नाम सुना होगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, तो हरिद्वार है। इसी के साथ साथ आप देखोगे एक नाम और आता है पोर्ट द्वार, राइट। तो पोर्ट द्वार है। और चलो, ये एक्चुअली में जो बुग्याल हैं ये आप देखोगे क्या हैं, तो कश्मीर घाटी इधर, रुको रुको रुको, हाँ, ये आपको चारागाह थे। तो बुग्याल आपको उत्तराखंड में चारागाह मिल जाएंगे। ऊपर वाले क्षेत्र में आओगे इधर साइड में, तो इधर आपको कौन कौन से हैं, सोनमर्ग गुलमर्ग हैं, ओके। तो ये आपको माइंड में सेट होने चाहिए, ये आपको माइंड में सेट होने चाहिए। चलो, और ये जो द्वार हैं, तून हैं, इनको हम अभी शामिल नहीं करते हैं, थोड़ा मिस्टेक हुई है, इनको थोड़ा आप माइंड से डिस्कस कर दीजिए कि जो तून हैं या द्वार हैं इनको हम शिवालिक श्रेणी और जब मध्य हिमालय पढ़ते हैं उनके बीच पाई जाती हैं, राइट, उनके बीच पाई जाती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बाद शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी आप देखोगे, ये पहले हम इसको उत्पत्ति का आधार पे तो आपने समझ ही लिया। तो ये कब बना था, ये बना था आपका मायूसीन युग में, राइट। ये सबसे ग्रेट हिमालय आपका किस में था, यूसीन युग में। जबकि मध्य हिमालय जो है ये वाला, तो मध्य हिमालय आपको मिलेगा, आपको इसका जो निर्माण हुआ था ये मायूसीन युग में हुआ था, राइट, मायूसीन युग में हुआ था। तो मायूसीन युग आप देखोगे तो इसके बाद आता है यूसीन युग के बाद मायूसीन युग आता है। तो ये लगभग 5-6 करोड़ वर्ष पूर्व बना था मायूसीन युग। इसके पहले 8 या 10 करोड़ वर्ष जो पहले था वो आपका था विशाल हिमालय, जिसे हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, ठीक है, वो बना था। चलिए, इसके बाद आप देखोगे नवीनतम एक श्रेणी बनी है या नवीनतम पर्वत कहते हैं, वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये जो है ना इस प्रकार से गई है, इसका नाम है शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी जो है ये एक्चुअली में किससे बनी है, तो इसकी उत्पत्ति के आधार पर थोड़ा समझ लो। तो उत्पत्ति के आधार पर शिवालिक श्रेणी को हम समझते हैं तो इसे प्लीस्टोसीन युग में मानते हैं। प्लीस्टोसीन युग, प्लीस्टोसीन युग था इसे मानते हैं, और ये 10 लाख वर्ष पहले था। तो 10 लाख पूर्व जो शिवालिक श्रेणी थी उसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तो 10 लाख पूर्व हम इसे मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि जो शिवालिक श्रेणी है वो एक नवीनतम हिमालय है। कैसा है, नवीनतम हिमालय है, नव हिमालय जिसे बोलते हैं। और ये लेटेस्ट बना है, 10 लाख वर्ष पहले ही बनी है प्लीस्टोसीन युग में,
और इसे शामिल किस में करते हैं, वो टर्सरी युग में ही शामिल करते हैं। तो ये पूरा हिमालय जो है टर्सरी युग में ही बना है। इसके अंतर्गत आप ग्रेट हिमालय शामिल कर सकते हो, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। जबकि ट्रांस हिमालय जो है वो क्रेटेशियस युग में बना था, वो हम हिमालय के अंतर्गत नहीं शामिल करते हैं। ठीक है, मुख्य हिमालय में उसे नहीं मानते हैं क्योंकि वो पहले का हिमालय है, पूर्व का हिमालय है, इसलिए। चलो, तो शिवालिक श्रेणी जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो शिवालिक श्रेणी में आप जानते हो कि इधर आपको मिल जाएगा पीर पंजाल है, ठीक है, सॉरी राजपीपला, राजपीपला आपको नीचे साइड मिल जाएगी। जो सौतपड़ा पर्वत में भी आपको राजपीपला मिलती है, यहाँ पे राजपीपला नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो पर्वत है तो इसको दो पर्वतों को जोड़ती है। ये जो शिवालिक श्रेणी है, इनके बीच में जो मध्य हिमालय है और शिवालिक श्रेणी है, इनको बीच में जोड़ने के लिए कुछ चोटियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो उनको थोड़ा आप देखो, जैसे लंबक घाटियाँ जिन्हें बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं, लंबक घाटी। तो लंबक घाटी जो होती हैं वो शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय इन दोनों को जोड़ती हैं। तो लंबक घाटी के विषय में थोड़ा समझ लो। लंबक घाटी, लंबक घाटी जो हैं वो आपको मिलेंगी यहाँ इस प्रकार से, लंबक घाटियाँ मिलेंगी और ये मध्य हिमालय को जोड़ती हैं आपस में। ठीक है, शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय इन दोनों के बीच कौन सी घाटियाँ पाई जाती हैं, लंबक घाटियाँ पाई जाती हैं। तो लंबक घाटियों को आप याद रख लो। इनको उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, दून, उत्तराखंड में दून बोलते हैं, जिसका नाम है जैसे देहरादून आपने सुना हो, राइट। तो देहरादून है, पोटली दून है, पोटली दून भी है। तो ये जो दून हैं आपको कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे। तो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में यही लंबक घाटियाँ हैं एक्चुअली में, जो मध्य हिमालय और आपकी शिवालिक श्रेणी को जोड़ती हैं। ठीक है, शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय से इसे जोड़ते हैं। एक चीज़ माइंड में और याद कर लो, जब शिवालिक श्रेणी जब उत्पत्ति हुई थी तो इसकी उत्पत्ति के आधार पर जो इसका निर्माण हुआ है वो किसी तैंतीस सागर से नहीं हुआ, तैंतीस सागर से नहीं हुआ, ये हुआ है नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के माध्यम से, या नदियों के जो अवक्षेप थे, या नदियों का जो अवशिष्ट था, नदियों द्वारा जो ऊपर से काट काट कर मिट्टियों को जो लाई गई, उसका ही इससे निर्माण हुआ है, उससे ही इसका निर्माण हुआ है। ये तैंतीस सागर से नहीं बनी है। ये माइंड में आप बैठा लीजिए कि जो शिवालिक श्रेणी है, जो शिवालिक श्रेणी है, ये आपकी नदियों द्वारा जो विक्षेपित की गई मिट्टी, विक्षेपित की गई जो मिट्टी है उसके द्वारा ये निर्मित की गई है, निर्मित हुई है या निर्मित हो पाई है, इस प्रकार से समझ सकते हो। ये वाली जो आपको नीचे साइड मिल जाएगी। ठीक है, चलो, तो लंबक घाटियाँ में आपको मैंने बताया उत्तराखंड में पाई जाती हैं, ये देहरादून, पोटली दून है। इसी प्रकार आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखोगे तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको द्वार मिल जाएंगे। तो द्वार पूर्वोत्तर क्षेत्र मिलेंगे। तो द्वार में आप जानते हो जैसे कि हरिद्वार है, राइट, हरिद्वार है। इसी के बाद आप जानते हो इसी में पोर्ट द्वार है। तो हरिद्वार है, पोर्ट द्वार है, ये जो दो द्वार हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिलेंगे। और ये शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय को जोड़ते हैं आपस में, राइट, शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय को ये आपस में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ आना चाहिए कि शिवालिक श्रेणी जो है वो काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है, वो काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है क्योंकि ये नदी द्वारा अवसाद से बनी है। नदियों के माध्यम से जो मिट्टी लाई गई उसके अवसाद लाया गया, उसके द्वारा ये बनी है। तो इसलिए ये जो है मैदान या इसमें जो भी क्षेत्र पाया जाता है वो काफ़ी उपजाऊपन है, बहुत ही उपजाऊ है। ठीक है, काफ़ी उपजाऊ है, खादरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। चलो, और इसको आपको पता ही है, आपको प्लीस्टोसीन युग या प्लायोसीन युग जिसे कहते हैं उसमें बनी है, प्लीस्टोसीन या प्लायोसीन युग बोलते हैं इसे, उसी के अंतर्गत इस शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो अब इसमें खास ज़्यादा कोई है नहीं। अब आप थोड़ा इधर साइड को पढ़ लो, ये वाला आप थोड़ा समझ लेते हैं। पूर्वोत्तर का जो हिमालय है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिमालय है, थोड़ा इसे और समझ लो। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ ये हिमालय है, इसको थोड़ा समझ लो। लेकिन इससे समझने पूर्व कुछ चीज़ें और हैं इसमें छूट गई हैं, तो उनको समझ लेते हैं। जैसे आप जानते हो कि यहाँ से आप यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ वाला तक सतलज नदी तक, तो सिंधु से सतलज, सिंधु नदी से सतलज नदी का जो हिमालय पर्वत है, इसका जो क्षेत्र बोला जाता है वो है कश्मीर क्षेत्र, या हम कह सकते हैं कश्मीर हिमालय। ठीक है,
कि सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में जो क्षेत्र मिलेगा वो है कश्मीर हिमालय। इसको कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। केवल माइंड में ये सेट कर लो कि कहाँ लिखा है, कुछ नहीं, केवल जो हम बोल रहे हैं वो समझते जाओ कि यहाँ पर आपको जैसे सिंधु नदी इस प्रकार से जाती है, तो सिंधु नदी का क्षेत्र और इधर सतलज नदी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इधर से, तो ये का जो भाग मिलेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग मिलेगा पर्वतों का, ये बीच का जो एरिया है इसे बोलते हैं कश्मीर हिमालय। तो इसे बीच बीच में ऐसे काटते हैं। इसके बाद आप देखोगे इधर से आप यहाँ आओगे काली नदी तक, तो काली नदी तक, सतलज से काली नदी तक अगर आप देखोगे तो ये क्षेत्र आपको मिलेगा कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय भी यहाँ मिलेगा। तो कुमाऊं हिमालय ऐसा हिमालय नहीं है कि कोई एक विशेष हिमालय हो, ये एक्चुअली में सभी हिमालय जो है उनके बीच का क्षेत्र है, उसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक, कश्मीर हिमालय कोई हिमालय नहीं है, ये सभी हिमालय के बीच का एक क्षेत्र है जो सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का क्षेत्र मानते हैं, उसे बोलते हैं कश्मीर हिमालय। और सतलज नदी से यहाँ काली नदी है नेपाल में, तो इस काली नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो है कुमाऊं हिमालय। और ये सभी हिमालय शामिल हो जाते हैं, चाहे यहाँ पे ग्रेट हिमालय हो, मध्य हिमालय हो, या इसमें शिवालिक श्रेणी हो, ये तीनों को शामिल कर लेते हैं। इस प्रकार से कुमाऊं हिमालय है। इसके बाद आप इधर आओ, इधर आपको मिलेगा तीस्ता नदी। तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में आपको नेपाल हिमालय मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपको कौन सा हिमालय मिलेगा? नेपाल हिमालय मिलेगा, काली नदी से तीस्ता नदी तक, राइट। तो नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय तीस्ता नदी से आप ब्रह्मपुत्र नदी तक आप देखोगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से इस प्रकार से जब मुड़ती है तो ये नामचा बरबा से ही इधर से मुड़ जाती है। तो तीस्ता नदी से लेकर के इधर आप देखोगे यहाँ तक, तो इसे बोलते हैं असम हिमालय, ब्रह्मपुत्र तक। असम हिमालय जो है वो आपको तीस्ता नदी से लेकर के आपको मिल जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी तक, असम हिमालय। तो इसको 4 भागों में हिमालय को काट काट के पढ़ते हैं, राइट। चलो अगर आप देखोगे इसकी लंबाई है यहाँ से सिंधु नदी से लेकर के यहाँ तक सतलज तक, तो इसकी लंबाई मिलेगी 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। अगर आप इसकी लंबाई देखोगे तो ये आपको मिलेगी 320 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय की लंबाई 320 है, कश्मीर हिमालय की 560 किलोमीटर है, और नेपाल हिमालय है इसकी सबसे ज़्यादा है। इसको हम थोड़ा यहाँ से नहीं, हम यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। ये आपको मिलेगा नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय आपको तीस्ता नदी, थोड़ा इधर करो, तो ये जो लंबाई है ये सबसे अधिक मिलती है, ये आपको मिल जाएगी 820 किलोमीटर की, सबसे ज़्यादा यही है। वह असम है, तो असम आपको मिल जाएगी 700 किलोमीटर की इसकी लंबाई मिल जाती है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 750, इसको थोड़ा 750 कर लो, और ये 800 और 800 के बीच मानी जाती है, ठीक है। चलो, तो ये 4 भागों में इस प्रकार से विभाजित थे, ये 4 भागों में इस प्रकार से ये विभाजित किया गया है पूरा हिमालय को, ओके। चलो, अब ये माइंड में आपको सेट हो जाना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा किसका भाग है? नेपाल हिमालय का, दूसरे में असम हिमालय का है, तीसरे में आपका कश्मीर घाटी हिमालय जिसे कश्मीर हिमालय बोलते हैं, और चौथे में आपको मिल जाएगा, वो मिलेगा आपका कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय की सबसे कम लंबाई है। चलिए, अब हम पूर्वोत्तर भारत की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आप पता है तो डफला घाटी मिलेगी, तो डफला घाटी आपको यहाँ मिलेगी। इसके बाद मिस्वी या मिस्की घाटी यहाँ आपको मिलेगी, या मिस्वी लिख सकते हैं, मिस्वी। डफला चोटी है, घाटी नहीं, ये एक्चुअली में डफला चोटी है, और ये मिस्वी चोटी है। इसके नीचे अगर आओगे तो पटकोई बूम है, तो पटकोई बूम की आपको चोटी मिल जाएगी, पटकोई बूम, राइट। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी नागा पहाड़ी। तो नागा पहाड़ी आप सॉरी नागा चोटी है, नागा पहाड़ी है, तो एक्चुअली उसमें चोटी है, तो नागा चोटी नाम से जानते हैं। नीचे आओगे तो आपको मिलेगी मिजो, मिजो पहाड़ी या मिजो चोटी इसे बोलते हैं। चलो, इधर आप देखोगे यहाँ वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मिकिर, असम वाले क्षेत्र में मिकिर मिलेगी, और इधर आपको मिल जाएगी लुसाई, मिकिर वाले आपको असम में ही लुसाई मिलेगा। तो लुसाई की पहाड़ी है, मिकिर की पहाड़ी है, ये आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके बाद इधर आप देखोगे तो गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ हैं, ये आपको मेघालय वाले क्षेत्र में मिल जाती हैं। तो गारो
इधर आपको मिलेगी खासी, और ये मिलेगी आपको जयंतियाँ। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और इधर वाला अगर आप देखोगे तो ये हिमालय का ही हिस्सा है, इस प्रकार से आया है और इस प्रकार से ये नीचे तक चला गया है। और आपको देखोगे ये द्वीप जो मिलेंगे, द्वीप जो नीचे साइड द्वीप मिलेंगे, ये हिमालय के ही हिस्सा हैं, राइट। जो जैसे अंडमान निकोबार जो द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं, ये किसके हिस्सा हैं? ये आपको हिमालय के ही हिस्सा माने जाते हैं, उसी से ही ये बने हैं। और ऊपर इधर आप देखोगे जो म्यांमार वाले क्षेत्र में यही हिस्सा जो आया है हिमालय का, इसे बोलते हैं म्यांमार में अराका नोएमा, अराका नोएमा। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, स्पष्ट है, कोई इसमें ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बस नॉर्मल है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो एक दो बार आप अगर लेक्चर को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो इधर साइड की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, इनको हम पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, राइट। जिसमें डफला पहाड़ी ले लो, मिसमी पहाड़ी ले लो, मिकर पहाड़ी ले लो, मिजो पहाड़ी ले लो, नागा पहाड़ी ले लो, इसी में आपको पटकोई बूम ले लो, इसी में लोसाई हिल्स ले लो, इसी में मेघालय में जो पाई जाने वाली जो गारो खासी जयंतियाँ हैं, ये सभी जो पहाड़ियाँ हैं या चोटी हैं, जो इसको हम पूर्वांचल हिमालय के अंतर्गत समझते हैं, राइट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, राइट। चलो, एक दो बार अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।